हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी एंड क्रेडिट और साथ ही इसमें पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ मनी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ मनी, बैंकिंग सिस्टम के बारे में, क्रेडिट लोन के बारे में और हम ये लोन जो है क्रेडिट लोन है किस तरीके से ले सकते हैं, इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। इन सभी सवालों का जवाब इसी वीडियो में मिलेगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने। वेलकम टू एजुकेशनल फ्लाई और लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट द चैप्टर। तो मनी एंड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी जो मनी है वो हमारा किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने का माध्यम है। जैसे हम कोई भी चीज़ को खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो मनी के माध्यम से आसानी से हम उस चीज़ को खरीद या बेच सकते हैं। तो जो मनी है वो ट्रांजैक्शन का काम करती है, जो इजीली तरीके से हम किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, अपने जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उसको बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, रिसीव पेमेंट कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम चीज़ों को खरीद या बेच सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास मनी है, लेकिन जब मनी नहीं था तो लोग आपस में वस्तुओं को एक्सचेंज किस तरीके से करते थे, किस तरीके से खरीदते या बेचते थे। तो इन अर्लियर एज एक सिस्टम था जिसको बोला जाता था बार्टर सिस्टम। इसमें बार्टर सिस्टम में क्या होता था, बार्टर सिस्टम इज एक्सचेंज ऑफ द गुड एंड सर्विस बिटवीन टू और मोर पार्टीज विदाउट द मनी। बिना मनी के माध्यम से हम चीज़ों को आपस में एक्सचेंज करते थे। जैसे एक पर्सन है, उसको गेहूँ है उसके पास, और एक पर्सन है उसके पास राइस है, उसको राइस की ज़रूरत है, उसको गेहूँ की ज़रूरत है, तो आपस में एक्सचेंज करेंगे। ऐसे एक पर्सन है जिसके पास एक क्लोथ है और एक के पास क्या है, शूज़ है, तो उसको शूज़ की आवश्यकता है, उसको क्लोथ की आवश्यकता है, वहाँ पे एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पे वस्तुओं का आपस में आदान प्रदान हो रहा है, लेन देन हो रहा है, तो इसको वस्तु विनिमय प्रणाली बोला जाता है, इसी को बार्टर सिस्टम बोला जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, जब आसानी से लोग कर लेते थे, इसमें प्रॉब्लम्स ये आई थी, डबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वांट्स था फुलफिल रिक्वायरमेंट, यानी कि ये दो पार्टी है तो दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए, एक्सचेंज के टाइम में दोनों पार्टियों की फुलफिल होनी। जैसे एक पर्सन है, उसको शूज़ की आवश्यकता है, मतलब उसके पास शूज़ है और उसको क्या है, गेहूँ की आवश्यकता है। लेकिन एक पर्सन है जिसके पास गेहूँ है लेकिन उसको शूज़ की आवश्यकता नहीं है, तो क्या ये डील होगा, नहीं कर पाएंगे, ये डील नहीं हो पाएगा। फिर वो पर्सन जाता है स्पोर्ट्स के पास, तो उसके पास स्पोर्ट्स है, उसको शूज़ की आवश्यकता है लेकिन इसको गेहूँ की आवश्यकता है, इसको पोर्ट्स नहीं चाहिए, तो भी ये डील नहीं हो पाएगा। यहाँ पे डबल कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों पार्टियों की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, तभी क्या होगी, डील पॉसिबल हो पाएगी। तो इसी वजह से क्या होता था कि यहाँ पे डबल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉन्ड्स होती थी, इसमें क्या होती थी, दिक्कत आती थी। एवरी इनिशियल फीचर्स होते थे बार्टर सिस्टम के। तो इस वजह से इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करें, मनी जो है वो अलाइनमेंट ऑफ नीड फॉर डबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। तो एवरी पर्सन क्या होता है, इसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बदले वो अपने वस्तुओं को खरीद और बेच सकता है। इसलिए ये इंटरमीडिएट एक्सचेंज प्रोसेस हो गया और इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला जाने लगा। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की बात करते हैं तो वी हैव सीन दैट द मनी इज द समथिंग कैन बी एट द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मनी क्या है, एक चीज़ है जिसके माध्यम से अपनी ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो वेरी अर्लियर टाइम में जब ये नहीं तो किस तरीके से करते थे, वो बार्टर सिस्टम तो देखा लेकिन धीरे धीरे चेंज हुआ। तो अर्ली एज में लोग ग्रेन्स या कैटल्स को देकर उसके बदले सामान लेते थे। वहीं उसके बाद हमने मेटल्स के कॉइन देखे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, यूज़ ऑफ मनी, हिस्ट्री में हमने ये सारी चीज़ें देखी, कब कौन से। अब हम करेंसी का करते हैं। तो करेंसी क्या है, करेंसी इज़ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मनी विच कॉन्सिस्ट ऑफ द पेपर, नोट्स एंड कॉइन, यानी कि जो पेपर और कॉइन से बनता है। ये कोई पैसिफिक या प्रीसियस या कीमती चीज़ें नहीं होती हैं, नॉट मेड ऑफ प्रीसियस मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर से नहीं बना होता है, एंड अनलाइक ग्रेन्स और कैटल्स भी नहीं होता, लेकिन एवरीबॉडी यूज़ इट, सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक हमारे माध्यम है और ये ऑथराइज होता है गवर्नमेंट के माध्यम से, और ऑथराइज होता है कंट्री का कोई भी जो गवर्नमेंट है उसको ऑथराइज करके दे सकते हैं। जैसे कि आपने नोट के ऊपर देखा भी होगा, लिखा रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इशू करता है करेंसीज को बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के उस पर। तो एज पर इंडिया लॉ नो अदर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन अलाउड टू इशू करेंसी, कोई भी दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको इशू नहीं करेगा और कोई भी लीगल मेथड से मना नहीं कर सकता इस मनी को लेने के लिए। इसलिए जो मनी है किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने का माध्यम बन गया है। डिपॉजिट विद द बैंक्स, डिपॉजिट विद द बैंक क्या है, जो पीपल है जैसे हम लोग हैं, तो हमारी जो कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है या हमारा कुछ सेविंग हो जाता है खर्चे से निकाल कर, तो हम उस पैसों को क्या करते हैं, बैंक में जाकर डिपॉजिट कर देते हैं। एक्स्ट्रा जो हमारे पास कैश बचता है बैंक के पास हम क्या कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। तो जब हम
वो हमारे पास रिटर्न कैसे आएगा, तो उसके साथ कुछ बैंक क्या करती है, उसमें हमें इंटरेस्ट दे देती है। तो पीपल जब वो अपना क्या करती है, जब अपना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अमाउंट्स को निकालती है, इसलिए इसको बोले थे डिमांड डिपॉजिट। डिमांड यानी कि हमारी डिमांड पर, अपनी डिमांड पर हम इस पैसे को निकाल सकते हैं, इसमें नाम से ही पता चल रहा है डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। तो जब हम इस पैसे को निकालते हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ रेट होता है। वहीं है एक माध्यम है चेक। तो चेक क्या है, चेक इज़ द प्रॉपर इंस्ट्रक्शन ऑफ द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट द पर्सन अकाउंट द पर्सन हुज नेम चेक हैज़ बीन टू इशू। यानी कि जो चेक है वो भी एक क्या है, अमाउंट को ट्रांजेक्शन करने का माध्यम है। जैसे एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मिस्टर सलीम के बारे में, जो कि शूज़ मैन्युफैक्चरर है। तो वो पेमेंट करते हैं प्रेम को, जो लेदर के सप्लायर हैं। तो जब वो पेमेंट करते हैं तो उसके नाम से चेक काटते हैं, तो वहाँ पे वो डेट डालते हैं, पर्सन का नाम लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं। और अमाउंट लिखते वक्त ये जरूर ध्यान दें कि वर्ड्स के अंदर ओनली और डिजिट के अंदर स्लैश जरूर लगाएं, ताकि जो सामने वाला पर्सन आपके अमाउंट के साथ छेड़खानी ना करे। और फिर इसमें बैंक डिटेल के बारे में बैंक अकाउंट नंबर डाला जाता है, सिग्नेचर किया जाता है। और इससे क्या करता है, प्रेम जो है अपने बैंक में जाके डाल देते हैं। तो इसमें कप ऑफ द डे क्या होता है कि जो अमाउंट है वो सलीम के अकाउंट से प्रेम के अकाउंट में चला जाता है बिना कैश के, यानी कि डायरेक्टली मेथड से हम अकाउंट टू अकाउंट, बैंक से ही बैंक में हमने पेमेंट कर दिया। इसी को चेक के माध्यम से किया जाता है, चेक पेमेंट कहा जाता है। तो ये भी एक माध्यम है एक्सचेंज करने का, ट्रांजेक्शन करने का। अब हम बात करते हैं लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक के बारे में कि तो व्हाट डू द बैंक डू विद द डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। यानी बैंक क्या करती है, जब हम जो भी हमारा डिपॉजिट बैंक में जमा करते हैं, तो जो डिपॉजिटर है जो अपना पैसा डिपॉजिट करता है, तो बैंक उसको जब रीपेमेंट करती है, विड्रॉ करता है, तो सब इंटरेस्ट के साथ उसको देता है। तो जब हम जो डिपॉजिटर है बैंक के पास जो भी हमारा डिपॉजिट आता है, तो उसके कुछ दो बाटों में भाग कर लेंगे। जो भी हमारा डिपॉजिट हो गया उसका स्मॉल पोर्शन एंड मेजर पोर्शन होता है। तो जो स्मॉल पोर्शन होता है वो बैंक क्या करता है, मैनेज करता है डिमांड डिपॉजिटर विद दिस कैश, यानी कि अपने पास रखता है कि जब भी वो कैश मांगने आएंगे तो एक साथ तो पूरे लोग नहीं आ जाएंगे पैसे मांगने के लिए, सारे पैसे नहीं आ जाएंगे, तो वो वहाँ पे करेगा। और 85% होता है डिपॉजिट का, वो क्या कर सकता है, बोरोवर को यानी नीड पर्सन को लोन पे दे देता है। जब वो लोन पे पैसे देता है, तो जो बोरोवर्स हैं जब उसको पैसे रिटर्न करते हैं तो कुछ इंटरेस्ट के साथ करते हैं, हाई इंटरेस्ट के साथ। वहीं जो बैंक है डिपॉजिटर को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 3% और ले कितना रहा है 10 to 15%। तो इनके बीच का जो डिफरेंट है, जैसे मान लीजिए 10% को उन्होंने किसी को लोन दिया और 10% वो डिपॉजिटर को लोन दे रहा है, तो 7% का जो गैप है, तो जो 7% है वो बैंक की इनकम है। यानी डिफरेंट बिटवीन द बोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिपॉजिटर रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच का जो इनकम है, रेट डिफरेंस है, वो क्या है, बैंक की इनकम है। अब यहाँ पे टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन है, दो तरीके के लोन लेने के तरीके हैं। तो इसको पहले हम समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। तो क्रेडिट क्या होता है, लोन जो होता है एग्रीमेंट विद द लैंडर सप्लायर बोरोवर विद द मनी गुड्स एंड सर्विस इज रिटर्न फ्रॉम द प्रॉमिस फॉर अ फ्यूचर। यानी कि लैंडर के बीच, यानी कि बोरोवर यानी कि पैसे लेने वाला और एक देने वाला के बीच में क्या है, एक प्रॉमिस होता है जो कि मनी और गुड्स को फ्यूचर में रिटर्न करने के लिए लिया जाता है। अब एक स्टोरी के माध्यम से इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। जैसे स्टोरी ऑफ सलीम की बात करते हैं, तो सलीम को एक ऑर्डर मिलता है जहाँ पर उसको 3000 पेयर मंथ के अंदर क्या करता है, डिलीवर करना होता है। तो उसके पास एक्सपेंस होता है, तो वो क्या कर लेता है, लोन ले लेता है लैंडर वाले से और बोलता है हम बाद में पे करते हैं। तो सेकंड, ही ऑब्टेन द लोन कैश फ्रॉम द लार्जर ट्रेडर, और लेता है पैसे और उसको प्रॉमिस पूरा करने के बाद उसका जो इनकम आ जाता है, इनकम के बाद वो लोन वाले को भी दे देता है, सप्लाई हो जाता है और उसके पास इनकम भी हो जाती है। तो ये गुड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट लोन था। वहीं हम दूसरी स्टोरी की बात करते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि एक सोपर्णा है जो कि रूरल एरिया में रहती है और खेती करने के लिए क्या करती है, वो क्रेडिट लेती है, उधार लेती है, ठीक है। तब वो क्या करती है, लोन लेती है मनी लैंडर से, लेकिन वो एक्सपेंस करते, कल्टीवेशन करते, हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद जब उसका अनाज होता है वो उतना नहीं हो पाता जितना उसने उधार लिया रहता है, तो वो अपना ज़मीन का एक टुकड़ा भी उसको उधार को वापस करने के लिए बेचते। तो यहाँ पे हम नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं कि भाई रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है और वो फेल हो जाती है डेब्ट को चुकाने के लिए, जिसकी वजह से उसको स्मॉल पोर्शन ऑफ द लैंड बेचना पड़ता है रीपेमेंट करने के लिए। तो हम यहाँ पे देखा कि इन रूरल एरिया द मेन डिमांड ऑफ क्रेडिट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है, सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इक्विपमेंट है,
ठीक है। तो हम सीज़न की स्टार्टिंग में जब खेती होती है तो उसके स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं, और फिर जब हार्वेस्टिंग वगैरह पूरा फसल कट के तैयार हो जाता है तो उसको मार्केट में बेचते हैं तो उसको रीपेमेंट करना पड़ता है। हार्वेस्टिंग ऑन रीपेमेंट ऑफ द लोन इज़ क्रूशियल डिपेंडिंग द हमारा उसके ऊपर है कि हमारी फसल कितनी अच्छी बिकी है कितनी अच्छी नहीं बिकी, उसके ऊपर डिपेंड है कि हम लोन जो लिए हैं, उधार जो लिए हैं वो रिटर्न कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 2 स्टोरी देखा। ये जो स्वप्ना की स्टोरी है वो क्या है, नेगेटिव रोल ऑफ लोन है, ठीक है। तो 2 स्टोरी देखा जहाँ पे सलीम के लिए एक अच्छा सोर्स हो गया, उसने बिना किसी ट्रस्ट के अपना ऑर्डर पूरा किया और इनकम भी इंक्रीज हो गई। वहीं स्वप्ना की वो वहाँ पर क्या है, कर्जे के जाल में फंस गई, लॉस हो गया उसको। तो इस तरीके से टर्म ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं। टर्म ऑफ क्रेडिट क्या होता है, अगर मान लो एक पर्सन है जिसको मनी की आवश्यकता है, वो उधार लेना चाहता है, और एक पर्सन है जो उसको उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देता है, तो इनके बीच में कुछ शर्तें रखी जाती हैं, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट होता है, सैलरी रिसीव्ड रख सकता है, मोड ऑफ रीपेमेंट होता है, कोलेटरल होता है। ये जितनी भी टर्म्स हैं इसे टर्म्स ऑफ क्रेडिट यानी लेन देने की शर्तें रखी जाती हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंट, रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज द कॉल्ड द टर्म ऑफ क्रेडिट। इन सभी को क्या बोलते हैं, टर्म ऑफ क्रेडिट्स बोलते हैं। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज जो होता है ब्रोवर पे टू लेंडर फ्रॉम अ लोन, यानी कि जैसे एक ब्रोवर है, उसने एक मनी लेंडर से पैसे लिए तो उसको 1 लाख रुपए दिया, ठीक है। उसने बोला कि भाई मैं दे सकता हूँ लेकिन मुझे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो जब वो उसको 1 साल बाद रिटर्न करने आएगा तो कितना करने, 1 लाख रुपए तो देगा, लेकिन 1 लाख का 10% का जो 10% का था वो भी देगा, 1,10,000 रुपये देगा। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मनी दिया वो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। कोलेटरल क्या है, एसेट्स होते हैं। जब हम बोरोवर जो होता है जब पैसे लेने जाता है तो उस गिरवी के टाइम पे एक सबूत के टाइम पे जो रखता है, जैसे प्रॉपर्टी के कागज़ हो सकते हैं, कोई एक्सपेंसिव चीज़ हो सकता है, लाइफ स्टॉक हो सकता है, बैंक का चेक हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, व्हीकल्स हो सकते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ वो एक कोलेटरल भी, एक सामान भी गिरवी रखता है, उसी को बोला जाता है कोलेटरल, ठीक है। जो हम अपना प्रीशियस चीज़ जो है उस पैसे देने वाले के पास क्या करते हैं, गिरवी रखते हैं, उसी को हम कोलेटरल बोलते हैं। वहीं हमारा अगला जो टर्म आता है टर्म ऑफ क्रेडिट के अंदर, वो होता है क्या, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो हम जब बैंक से लोन लेने वगैरह जाते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हम वहाँ पे उनको देते हैं, जैसे हमारे आधार कार्ड वगैरह हो गए, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन होता है, पेपर्स होते हैं, रिक्वायरमेंट होता है। मोड ऑफ रीपेमेंट यानी कि जो बोरोवर है जिसने पैसे उधार लिए वो किस तरीके से रीपेमेंट करेगा, मेथड से, किस मेथड से करेगा, उसी को कैश, चेक, उसी को बोला जाता है मोड ऑफ रीपेमेंट, ठीक है। तो टर्म ऑफ क्रेडिट द सब्सक्रिप्शन क्रेडिट और अरेंज टू अनदर, ठीक है, डिपेंडिंग ऑफ द नेचर के ऊपर होता है कि वो किस तरीके से उसको आपस में शर्तें रखते हैं। तो जैसे एक मोहन है और एक लेंडर है, तो उसको कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट है, उसने 60% एनुअल इंटरेस्ट ऑफ रेट पर उसने दिया। 1 साल बाद अगर उसने 1 लाख रुपये उधार लिया तो 1,60,000 रुपये देगा। वहीं एक राम है, तो राम ने जाकर बैंक से क्या किया, बैंक से जाके लोन लिया, ठीक है। तो बैंक ने उसको जो लोन दिया वो 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, 1 लाख रुपए दिया उसने बैंक ने राम को। तो 1 साल बाद जब राम उस लोन को रिटर्न करेगा तो कितना करेगा, 1,08,000 रुपये करेगा। यहाँ पर क्या था कि जो लैंडर है वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई था और यहाँ पे बैंक के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, लो है, कम है। तो ये डिफरेंस है, ये इजीली है, आसान है, सही से है, जो आसानी से वो क्या कर सकता है, उस लोन को दे सकता है। वहीं पे जो हाई ऑफ इंटरेस्ट की वजह से कभी कभार क्या होता है, वो सक्षम नहीं हो पाते, समर्थ नहीं हो पाते उस रिटर्न को वापस करने में, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सेक्टर कि भाई किस तरीके से हम रूरल एरिया में जो लोन है वो कोऑपरेटिव से भी ले सकते हैं। कोऑपरेटिव क्या होता है, वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि वर्क करते हैं वेलफेयर के लिए, गांव के समाज के लिए, जहाँ पे फार्मर कोऑपरेटिव होते हैं, वीवर कोऑपरेटिव होते हैं, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव होते हैं। वो वहाँ के लोगों को छोटे मोटे कामों के लिए क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि फ़ंड प्रोवाइड करते हैं, जैसे वो मेंबर जो हैं वो अपना कार्य कर सके, खेती कर सकें या अपना काम चला सके, वो बैंक की तरह बैंक से लोन लेके देते हैं। तो जो कोऑपरेटिव प्रोवाइड होता है एग्रीकल्चर के लिए दे सकते हैं, कल्टीवेशन के लिए दे सकते हैं, फिशर के लिए दे सकते हैं, ये सब होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, यानी जो लोन है हम 2 तरीके से ले सकते हैं, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर।
फॉर्मल सेक्टर के अंदर हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर लैंडर, ट्रेडर, रिलेटिव, फ्रेंड्स, ये सारे लोग आते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। तो इसमें हम देखेंगे कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मल सेक्टर, जो हमारा फॉर्मल सेक्टर है वो कैसे क्या होता है, किस तरीके से। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करती है फंक्शन ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करती है, सारे लोन देने के प्रोसेस को फंक्शन करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। इंक्लूड द बैंक एंड कोऑपरेटिव, यहाँ पे बैंक और कोऑपरेटिव से लोन लिया जाता है। रीजनेबल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे इसको चार्ज दिया जाता है। टर्म ऑफ क्रेडिट फेयर होता है। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। कोलेंटर नेसेसरी होता है रखने के लिए। और RBI सी दैट द बैंक गिव लोन नॉट जस्ट फॉर प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ट्रेडर बट ऑल्सो द स्मॉल कल्टिवेशन, सिर्फ प्रॉफिट कमाने बिजनेस या ट्रेडर को ही ना, सभी को दे सके, स्मॉल कल्टिवेशन वाले को भी, इंडस्ट्रीज वाले को भी। वहीं इनफॉर्मल सेक्टर के देखें तो यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, लेंडर होता है, इनफॉर्मल तरीके से हम उससे पैसे लेते हैं, ठीक है। इंक्लूड फ्रेंड्स, रिलेटिव, पेरेंट्स, मनी लेंडर ये होते हैं। और ये हाई रेट होता है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, वो किसी को कम रेट पे भी दे सकते हैं, किसी को हाई रेट पे भी दे सकते हैं, ठीक है। वहीं जो यहाँ पे क्या होता है, कोलेंटर रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो लोग आसानी से यहाँ पे ले लेते हैं, ईजी तरीके से उनको मिल जाता है, कोई ज़्यादा नहीं। और डेप्ट ट्रिप, लेकिन यहाँ पर डेप्ट ट्रेड के अंजाल में फंस सकता है। फिर हमने ये देखा फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर क्या डिफरेंट है। तो हम एक ग्राफ के माध्यम से देखते हैं कि रूरल एरिया में ज़्यादातर जो लोग हैं वो लोन किस तरीके से लेते हैं, ठीक है। 2012 के अनुसार है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है 33% जो मनी लैंडर हैं वो क्या करते हैं, 33% जो लोग हैं मनी लैंडर से लेते हैं। और बाकी सारे जैसे कोऑपरेटिव से 25% लेते हैं, कॉमर्शियल बैंक से लेते हैं 25%, लोन लैंड लोन लेते हैं 1%, 5%। तो द रीजन ऑफ बैंक एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू लैंड मनी, यानी कि जो कोऑपरेटिव बैंक है वो ज़्यादातर कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंक्रीज़ करने की आवश्यकता है, ताकि वो इजीली तरीके से यहाँ पे क्या कर सके, चीप तरीके से लोगों को लोन दे सके, जिससे कि बिजनेस वाले को, स्मॉल सेटअप इंडस्ट्रीज को इंक्रीज़ किया जा सके। तो चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट एक्यूरेट कंट्री इज़ द डेवलपमेंट, जिससे कि हम आसानी से देश का भी विकास हो जाएगा, लोग अपना लोन लेकर आसानी से काम कर सकते। वहीं अर्बन एरिया में देखते हैं कि लोग किन से ज़्यादा परसेंटेज में किससे ज़्यादा लोन लेते हैं, फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर। जो ब्लू कलर है वो इनफॉर्मल सेक्टर को दिखाता है और जो पर्पल कलर है वो फॉर्मल सेक्टर को दिखाता है। तो पुअर जो गरीब लोग जो होते हैं वो 85% क्या करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं और 15% फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा हाउस होल्ड की, जिनके पास थोड़ा सा एसेट है, संपत्ति है, बड़ी संपत्ति है जिसको बोला जाता है, वो क्या करते हैं, 53% जो है हमारा इनफॉर्मल सेक्टर से लेता है, 47% वो लेते हैं कितने, फॉर्मल सेक्टर से। वहीं वेलफेयर हाउस होल्ड वाले हैं तो 28% जो लेंगे इनफॉर्मल सेक्टर से लेंगे और 72% फॉर्मल सेक्टर से लेंगे। वहीं रिच हाउस होल्ड वाले जो हैं वो 10% ही इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं और 90% वो फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। तो हमने इस ग्राफ के माध्यम से क्या देखा, क्या समझा, व्हाट वी अंडरस्टैंड दैट कि पुअर जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है और रिच जो है वो फॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड है। तो फर्स्ट द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट ओनली द अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स टू द रूरल पीपल, ठीक है। जितने भी टोटल क्रेडिट, तो ये इनिशियल हो गया कि बैंक्स और कोऑपरेटिव जो है इंक्रीज़ करें लैंडिंग की पर्टिकुलर, ताकि रूरल एरिया में जो है डिपेंडेंसी इनफॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा कम हो और फॉर्मल सेक्टर पे बढ़े, ठीक है, और इजीली उनको मिल जाए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि वाई जो पुअर पीपल हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर या इनफॉर्मल सोर्स पे ही क्यों डिपेंडेंट है। तो कुछ रीज़न है यहाँ पर, स्पेसिफिक रीज़न है कि क्यों वो सिर्फ उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट। जैसे फर्स्ट रीज़न है कि बैंक आर नॉट प्रेजेंट टू एवरीवेयर रूरल एरिया, रूरल एरिया में बैंक जो है अभी सभी जगह प्रेजेंट नहीं हो पाता। और दूसरा कि सभी पर्सनस के पास जिनको लोन लेना है उनके पास कोलेटरल कोई परिसंपत्ति नहीं होती जिससे कि वो वहाँ पे गिरवी रख सके। तो जो रूरल वाले हैं, रूरल बैंक वाले हैं, वो बैंक की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते, इसलिए वो इजीली वहाँ नहीं जा पाते। और वहीं दूसरा रीज़न है कि वो मनी लैंडर से या ट्रेडर से क्या कहते हैं आसानी से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इजीली मिल जाता है, थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन वो उनका रिक्वायरमेंट जो होता है वो फुलफिल हो जाता है, उनको इतना शर्तों की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, वही स्मॉल ग्रुप होता है जो कि 10 से 15 लोगों का मेंबर का ग्रुप होता है। वो लोग क्या करते हैं, अपने सेविंग का कुछ पैसे उस वहाँ पे इकट्ठा करते हैं और वो इकट्ठा करने के बाद
क्या करते हैं, सभी लोग 10 से 15 लोग मिलकर किसी को क्या करते हैं, स्मॉल लोन दे देते हैं। इट सेल्फ मीट देयर नीड्स, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग। और वो ग्रुप चेंज इंटरेस्ट जो होता है वो उस ग्रुप के जितने मेंबर है उसको डिसाइड करते हैं, किस तरीके से टर्म एंड कंडीशन होगी वो लोग डिसाइड करते हैं। फिर आफ्टर जब वो लगातार इस लोन को देते रहते हैं तो वो अवेलेबल हो जाते हैं कि वो बैंक से क्या कर सके, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले लोन ले सके। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले क्या करते हैं, लोन लेकर यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इसमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि वुमेन जो है वो बेनिफिशियल है, रेगुलेट करती हैं, मीटिंग वगैरह करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं और डिस्कशन करते हैं। और सोशल इश्यू को, हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, इन सभी को क्या करती है, मदद करती है। तो इसमें हम ज़्यादातर देखते हैं कि महिला ज़्यादा सक्षम है और अच्छी तरीके से। वहीं हम एक बात करते हैं ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश में, जो सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया। तो इट वॉज स्टार्टेड बाय द प्रोफेसर मोहम्मद इशू, तो फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ प्रेजेंट 2006 में इनको इन चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और 1970 में स्मॉल प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया था। 2018 में 9 बिलियन मेंबर जो थे इनसे जुड़े थे और 81,600 विलेज तक यह स्प्रेड हुआ था बांग्लादेश में, और इससे लोगों की मदद हो रही है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और इससे आपका एग्जाम के टाइम में जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा। तो लाइक करना